हाँ जी, तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप देख रहे हो Day 39 का सेशन नंबर 1 ओनली ऑन द चैम्पियन ईगल। और आज की इस लेक्चर में हम चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमारा कल टॉपिक चल रहा था मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल के अलग अलग फेजेस को डिस्कस किया था। उसमें अलग अलग फेजेस में जो यूट्रस के इवेंट्स हैं और जो ओवरी के इवेंट्स हैं उनको हमने डिस्कस किया था। एक बार उसे रिवाइज करेंगे एंड देन हम हार्मोन्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, हार्मोन्स सेम है LH और FSH जो गोनाडोट्रोफिन्स होते हैं, जो मेल्स में भी होते हैं, लेकिन फंक्शन एज सच थोड़ा सा डिफरेंट है। उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो देखो, सबसे पहले अगर हम रिवाइज करना चाहें तो हमने कल भी एक साइकिल की तरह बनाया था। इसको हाफ में डिवाइड कर लिया अगर हमने। ठीक है, तो इसमें से जो 5 डेज वाला पोर्शन है, ये ऑलमोस्ट 5 डेज का पोर्शन है। इसे हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन क्या कहते हैं, या मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुएशन। ये फर्स्ट 5 डेज होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के। ठीक है, 1 2 3 एंड 4 5। अगर हम कितने डेज का साइकिल मान रहे हैं, 28 डेज का, और ये कितना डे हो जाता है, 14th डे हो जाता है। ठीक है, एंड यहाँ पे कुछ 28th डे आता है। क्लियर है ये चीज़ आपको। अब इसके बाद मेंस्ट्रुअल फेज तो ख़त्म हो गया। मेंस्ट्रुअल फेज में होता क्या है, जो एंडोमेट्रियम है शेड हो जाती है। साथ ही साथ एंडोमेट्रियम आप देखोगे ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, ग्लैंड्स। मैं आपको दिखाऊंगी डायग्राम, वहाँ पे हमें दिया हुआ है NCERT में। वहाँ पे कुछ मतलब होल्स बने हुए हैं। ठीक है, उनमें से क्या है, जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं वो पास करते हैं, बाहर रिलीज़ होते हैं। सेकेंडली ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, तो वो ब्लड वेसल्स क्या हो जाती हैं, ब्लड वेसल्स ब्रेक हो जाती हैं। तो किस फॉर्म में वो रिलीज़ होती हैं, मेंस्ट्रुअल ब्लड की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में, एंड ठीक है, एंड इसे हम मेंसेस भी कहते हैं। ये चीज़ क्लियर है हमें। साथ ही साथ यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ना डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। ऑलमोस्ट प्राइमरी फॉलिकल तक फॉलिकल्स फॉर्म हो जाती हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी भी आप कह सकते हो, लेकिन प्राइमरी इज़ बेटर, क्योंकि हमें NCERT में गिवन है। मैं आपको बताऊँगी वहाँ पे कि प्राइमरी फॉलिकल्स फॉर्म हो जाती हैं ऑलमोस्ट। एंड इस पूरे फेज़ में क्या है, प्राइमरी से ग्राफियन फॉलिकल तक, प्राइमरी से ग्राफियन फॉलिकल, या फिर हम क्या कह सकते हैं, मैच्योर फॉलिकल फॉर्म होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कई बार सेकेंडरी भी हो सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी ऐसे कुछ, मतलब टोटल इन 1 to 14 डेज में क्या है, फॉलिकल्स फॉर्म होती हैं। फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte भी रिलीज होता है। ठीक है, तो देन इसके बाद क्या है, इस फेज का नाम क्या था, याद है किसी को? बिल्कुल ठीक, फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म होती है, जिससे क्या है, बाद में सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। ठीक है, तो फॉलिक्यूलर फेज बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। ठीक है, डेवलप हो रही हैं फॉलिकल्स, इसीलिए हम इसे फॉलिक्यूलर फेज कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे तो एंडोमेट्रियम अब शेड हो गई है सारी, तो अभी हर साइकिल, हर 28 डेज के बाद क्या है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। होप होती है कि फर्टिलाइजेशन होगी, प्रेगनेंसी होगी, एंड उसके लिए इम्प्लांटेशन की ज़रूरत होती है, इसलिए एंडोमेट्रियम बार बार बनता है। तो एंडोमेट्रियम में क्या, कौन से चेंजेस आएंगे, यूट्रस में कौन से इवेंट्स होंगे, दैट इज़
इस 6 से 13th डे वाले फेज में क्या होगा? सबसे पहले तो है कौन सा ये 6th से 6th to 13th डे का फेज है ये, ठीक है। एंड इसमें एंडोमेट्रियम में क्या चेंजेस आएंगे? एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट होगा, प्रोलिफरेट, या हम क्या कह सकते हैं? रिपेयर होगा, ठीक है। अब प्रोलिफरेट में क्या है? प्रोलिफरेट होने का मतलब क्या है? देखो, प्रोलिफरेट, तो प्रोलिफरेट होना मीन्स फैलना, पसरना हम कह सकते हैं, ठीक है। मतलब स्प्रेड होना, स्प्रेड हुआ, उसका जो हम कह सकते हैं पूरे यूट्रस के थ्रू आउट स्प्रेड हो गया एंडोमेट्रियम लेयर, एंड उसका जो क्या है साइज़ भी इंक्रीज़ हो रहा है। आपको अगर दिखाऊं तो एंडोमेट्रियम लेयर की थिकनेस इंक्रीज़ हो रही है, देखो यहाँ पे, एक सेकेंड, ओके। सो यहाँ पे देख सकते हो आप कि एंडोमेट्रियम की थिकनेस इंक्रीज हो रही है। तो स्प्रेड होना मीन्स पहली बात तो फैलना, दूसरी बात क्या है? थिकनेस इंक्रीज होनी, ठीक है। क्लियर है ये चीज़ भी आपको? अब हमने नेक्स्ट फेज किया था 14th डे। 14th डे पे क्या होता है? ओव्यूलेशन होती है। क्या होती है? ओव्यूलेशन। मतलब कि ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है? ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर होना, सेकेंडरी oocyte का रिलीज होना, एंड देन क्या होगा? एम्पलरी रीजन में सेकेंडरी oocyte वेट करेगा कि फर्टिलाइजेशन हो, ठीक है। ये एम्पलरी रीजन में, ठीक है। ये चीज़ भी आपको क्लियर है? अब जो ये हमने पूरा हाफ पार्ट कवर किया है अभी तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब कि 1st to 14th डे, इसमें साइकिल क्या है? वेरी करता है। जो मेंस्ट्रुअल फेज़ है, मेंस्ट्रुएशन होती है, वो हमेशा ही 5 डेज़ की नहीं होती। हम अप्रॉक्सीमेटली इसको कितने डेज़ का लेते हैं? 3 to 7 डेज़। लेकिन एनसीईआरटी में हमें 5 डेज़ मेंशन है क्योंकि उन्होंने एवरेज बात की है, ठीक है। इसका भी अगर आप एवरेज लोगे तो क्या आ जाएगा? 7 + 3, एक सेकेंड, एवरेज की अगर हम बात करें तो 7 + 3/2 = 5 ही होगा। तो 5 डेज़ की बात की है उन्होंने, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हम 28 डेज़ के साइकिल की बात करें, 28 डेज़ का नहीं होता हमेशा। इसमें भी क्या है? साइकिल की लेंथ वेरी करती है, ठीक है। सबसे पहले 5 दिन हमने एज्यूम किया है कि मेंस्ट्रुएशन हो रही है। इसके बाद क्या है? मिड ऑफ द साइकिल तक क्या है? प्रोलिफरेट फेज होती है या फॉलिकुलर फेज होती है, ठीक है। तो मैं आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि जो ये वाला हाफ फेज है, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, सबसे पहली बात तो ये भी समझो आप कि ये क्या है? दोनों प्री ओव्यूलेटरी फेजेस है। 1st से लेके 13th डे तक। 14th डे ओव्यूलेटरी फेज है, और देन 15th से लेके 28th डे तक क्या है? पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज है। तो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज जो है ना, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, ये जो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज है, ये क्या है? इसकी लेंथ हमेशा ही 14 डेज़ की होती है। हमेशा 14 डेज़ की लेंथ होती है। जब एक बार ओव्यूलेशन होगी, जो सेकेंडरी oocyte है वो कितने दिन के लिए सर्वाइव करता है? वो सर्वाइव करता है ऑलमोस्ट 24 to 48 आवर्स, ठीक है। मतलब 1 to 2 डेज़ के लिए सर्वाइव कर रहा है। लेकिन
ओव्यूलेशन के बाद अगर हम काउंट करें कितने डेज़ के लिए एंडोमेट्रियम मेंटेन होके रहेगी, वो है 14 डेज़। मतलब कि अभी भी एंडोमेट्रियम मेंटेन है, एंडोमेट्रियम शेड नहीं हुई है। ठीक है, क्यों? बिकॉज पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज़ को हम ल्यूटियल फेज़ भी कहते हैं एंड सिक्रीटरी फेज़ भी कहते हैं। सिक्रीटरी फेज़ क्यों कहते हैं? बिकॉज जो एंडोमेट्रियम है वो क्या है, सिक्रीशन सिक्रीट करती है, कुछ हार्मोन सिक्रीट करती है अपने आप को मेंटेन करने के लिए। लेकिन एंडोमेट्रियम से भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है जो हार्मोन्स रिलीज़ कर रहा है, जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होती है उसमें से सेकेंडरी oocyte तो रिलीज़ हो जाता है, लेकिन जो बच जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉर्पस लूटियम। तो ये जो कॉर्पस लूटियम है ना, वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करता है। क्या रिलीज करता है? प्रोजेस्टेरॉन। जो ये प्रोजेस्टेरॉन है इसका लेवल इतना ज़्यादा हाई हो जाता है, तो इस प्रोजेस्टेरॉन की वजह से जो एंडोमेट्रियम की लेयर है वो मेंटेन हो पाती है, नहीं तो वो ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो वो अभी भी वेट कर रहा है कि शायद फर्टिलाइजेशन हो, इम्प्लांटेशन हो, प्रेगनेंसी हो, लेकिन उसको ये नहीं पता कि अगर बाय चांस फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है तो क्या है, उसको ये नहीं पता कि सेकेंडरी oocyte तो डीजनरेट भी हो गया। 2 दिन के बाद डीजनरेट हो जाता है लगभग, नहीं तो मैक्सिमम वैसे 2 दिन ही होते हैं, नहीं तो बहुत रेयर केसेस में हम 3 दिन की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी भी उसे होप है, लेकिन साथ ही साथ जो कॉर्पस लूटियम फॉर्म हुआ है वो क्या है, डीजनरेट होना स्टार्ट कर देता है एट द एंड ऑफ साइकिल। 25th, 27, 28th डे पे जो कॉर्पस लूटियम है वो डीजनरेट हो जाता है, रिग्रेस हो जाता है। ठीक है, तो फिर अगर कॉर्पस लूटियम जो है डिजनरेट हो जाएगा, रिग्रेस हो जाएगा, तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल एकदम से बहुत कम हो जाएगा। अगर प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन का जो काम था वो तो रुक जाएगा। क्या काम था? एंडोमेट्रियम की लेयर को मेंटेन करना। तो अब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत कम हो गया, इसीलिए क्या है, एंडोमेट्रियम लेयर शेड होना स्टार्ट हो जाएगी, उसमें जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे एंड वजाइना के थ्रू मेंस्ट्रुअल ब्लड की फॉर्म में रिलीज होंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको अब क्लियर हो गई है। ये अभी तक हमने रिवाइज़ किया था, मैंने आपको बहुत अच्छे से रिवाइज़ करवाया है कि जिसने शायद ना भी लेक्चर देखा हो ना उसको भी समझ आ जाएगा, इतने से अच्छे से हमने रिवाइज़ कर लिया है। देन अब हमने किसकी बात करनी है, हार्मोनल रेगुलेशन की। किसकी? हार्मोनल रेगुलेशन की। देखो आप, सबसे पहले आपको याद हो तो हमने क्या बात की थी, GnRH एक हार्मोन है जो कौन रिलीज करता है, हाइपोथैलेमस। इसकी फुल फॉर्म क्या थी, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या थी? गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, सो ये जो GnRH है ये किस पे एक्ट करता है, पिट्यूटरी पे एक्ट करता है। किस पिट्यूटरी के पार्ट पे एक्ट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। अब क्या रिलीज करेगी पिट्यूटरी, क्योंकि हार्मोन कौन सा रिलीज किया था हाइपोथैलेमस ने, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ऐसा हार्मोन जो गोनाडोट्रोफिन्स को रिलीज करवाए। तो पिट्यूटरी से अब क्या रिलीज होंगे, गोनाडोट्रोफिन्स, गोनाडोट्रोफिन्स। ठीक है, तो ये 2 गोनाडोट्रोफिन्स होते हैं, एक LH दूसरा FSH। LH की फुल फॉर्म क्या थी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और FSH की फुल फॉर्म क्या थी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग
हार्मोन। क्लियर है? अब इन दोनों का काम क्या है आपको मैंने कल भी बताया था। जब LH सर्ज होता है, क्या होता है? LH सर्ज, तब क्या रिलीज होते हैं? ओव्यूलेशन होती है, ओवम सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। सेकेंडरी oocyte रिलीज्ड मीन्स ओव्यूलेशन हुई। LH सर्ज की वजह से ओव्यूलेशन होती है। ठीक है, तो FSH का क्या काम है? आपके दिमाग में आया था ये क्वेश्चन? ओके, सो लुटेनाइजिंग हार्मोन क्या है? ये ओव्यूलेशन करवा रहा है, लेकिन ओव्यूलेशन कैसे करवाएगा? ये आगे ना कुछ हार्मोन्स भी रिलीज करवाते हैं। लुटेनाइजिंग हार्मोन जनरली कौन सा हार्मोन रिलीज करवाता है? प्रोजेस्टेरॉन। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, तो फॉलिकल्स को क्या करेगा? डेवलप करवाएगा, फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट। ठीक है, तो जो ये फॉलिकुलर डेवलपमेंट है ना, इसको आपने क्या चीज़ ध्यान में रखनी है कि फॉलिकुलर जो डेवलपमेंट है उसके बारे में हमें एनसीईआरटी में गिवन है कि गोनाडोट्रोफिन्स इंक्रीजेस ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। ठीक है, फॉलिकुलर फेज के दौरान क्या है? गोनाडोट्रोफिन्स का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है एंड स्टिमुलेट्स फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ एंड एस्ट्रोजन बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स। ठीक है, तो क्या है? LH और FSH दोनों की बात की है कि वे फॉलिकुलर डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं एंड देन एस्ट्रोजन रिलीज करवाते हैं। लेकिन अगर हमने बहुत ही प्रिसाइजली बात करनी हो तो FSH फॉलिकल्स पे एक्ट करता है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट करवाता है। लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या लिखेंगे? बोथ LH एंड FSH। ठीक है, मतलब कि गोनाडोट्रोफिन्स क्या हैं? फॉलिकुलर डेवलपमेंट करवाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर है? अब फॉलिकल्स डेवलप हो रही हैं, फॉलिकल्स को अब हमने बात की है, फॉलिकुलर फेज है तो फॉलिकल्स ही डेवलप होंगी ना। प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी के अंदर फिर सेकेंडरी oocyte फॉर्म होगा डिवीजन से एंड देन ग्राफियन फॉलिकल बनेगी। उसके बाद क्या होगी? ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगी, मींस ओव्यूलेशन होगी। ठीक है, तो फॉलिकल्स की डेवलपमेंट करवाई किसने? FSH ने। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए तो गोनाडोट्रोफिन्स ऑप्शन लिखिए, तो आप गोनाडोट्रोफिन्स को चूज़ करोगे। ठीक है, सो देखो फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रही है तो फॉलिकल्स फॉर्म होंगी। ये जो फॉलिकल्स होती हैं ना, ये एक ओवेरियन हार्मोन को रिलीज़ करती हैं। अब इसे ओवेरियन हार्मोन क्यों कहते हैं? क्योंकि फॉलिकल्स ओवरी के अंदर प्रेजेंट है और वो हार्मोन भी फिर कहाँ पे प्रोड्यूस होगा? ओवरी के अंदर ही प्रोड्यूस होगा, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? ओवेरियन हार्मोन। कौन सा ओवेरियन हार्मोन रिलीज़ करवाते हैं? एस्ट्रोजन। क्या रिलीज़ करवाएंगे? एस्ट्रोजन। ठीक है, जो ग्रोइंग फॉलिकल्स हैं वो क्या रिलीज़ करती हैं? एस्ट्रोजन रिलीज़ करती हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर है? देखो अब यहाँ पे LH एंड FSH ने मिलके एस्ट्रोजन रिलीज़ करवा दिया, मेनली FSH ने ही करवाया है। अब जो ये एस्ट्रोजन रिलीज़ हुआ है, अभी प्रोजेस्टेरॉन का कोई रोल नहीं आया या बहुत कम अमाउंट्स में प्रोजेस्टेरॉन प्रेजेंट होता है, ऑलमोस्ट नील ही होता है। ठीक है, सो जो एस्ट्रोजन है वो क्या करेगा? वो देगा पॉजिटिव फीडबैक। किसको देगा? पिट्यूटरी को भी देगा। साथ ही साथ पिट्यूटरी तो तभी रिलीज़ करेगा ना अगर उसे हाइपोथैलेमस कहेगा। तो एस्ट्रोजन पिट्यूटरी ग्लैंड को तो कहता है कि LH और FSH का अमाउंट बढ़ाओ और LH और FSH को रिलीज़ करो, लेकिन अकेले पिट्यूटरी को कहने से बात नहीं बनेगी। जो पिट्यूटरी किसके अंडर काम कर रहा है, किसके इन्फ्लुएंस में काम कर रहा है, उसे भी तो कहना पड़ेगा ना। इसीलिए जो एस्ट्रोजन है साथ ही साथ पॉजिटिव फीडबैक किसे देता है? हाइपोथैलेमस को।
हाइपोथैलेमस ने क्या रिलीज़ करना है, GnRH, तभी तो फिर क्या होंगे, FSH और LH प्रोड्यूस होंगे। इसीलिए हाइपोथैलेमस को भी पॉजिटिव फीडबैक दी और पिट्यूटरी ग्लैंड को भी पॉजिटिव फीडबैक दी। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब होता है अभी एस्ट्रोजन कह रहा है कि और LH और FSH को प्रोड्यूस करो, और LH और FSH को प्रोड्यूस करो, उसकी अमाउंट अभी इंक्रीज़ होनी है, और मतलब कि उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है, बताता रहता है कि अभी ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है, तो दैट इज़ द थिंग। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब क्या रिलीज़ हुआ था, यहाँ पे ग्रोइंग फॉलिकल्स ने एस्ट्रोजन रिलीज़ करवाया था। एस्ट्रोजन ने, अगर एस्ट्रोजन फॉर्म हुआ किसकी वजह से, LH और FSH की वजह से, मेनली FSH की वजह से। लेकिन एस्ट्रोजन ने वही क्या किया कि LH और FSH को अब मैं भी हेल्प करूँगा उनका लेवल इंक्रीज़ करने में। ठीक है, तो क्या है, एस्ट्रोजन जो है वो पॉजिटिव फीडबैक देने लग जाएगा। इससे क्या होगा, जब एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, साथ ही साथ क्या होगा, LH एंड FSH का लेवल भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, देन अब LH और FSH इंक्रीज़ हो गए। अब आ गया LH का काम। LH है लुटेनाइजिंग हार्मोन। तो लुटेनाइजिंग हार्मोन मैंने आपको बता दिया कि ये प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ करवाता है, लेकिन कैसे करवाता है। LH सर्ज की बात की थी हमने, तो ये LH सर्ज जब होगा, LH सर्ज, उससे क्या होगा, ओव्यूलेशन होगी, सेकेंडरी oocyte रिलीज़ होगा। जब ओव्यूलेशन होती है, हमें पता है ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है, रप्चर होता है। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स एंड रिलीजेस द सेकेंडरी oocyte, और जो भी रिमेनिंग पार्ट बच जाता है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, वो क्या बना लेता है ना, फॉलिकल फॉर्म्स कॉर्पस लूटियम। क्या बना लेगा, कॉर्पस लूटियम। अब जो ये कॉर्पस लूटियम है ना, वो क्या करता है, कॉर्पस लूटियम रिलीज़ करवाता है प्रोजेस्टेरोन। ये तो मैंने आपको बताया था, इसीलिए तो हम 15th से लेके 28th डे तक क्या कहते हैं, सिक्रीटरी फेज कहते हैं। क्या कहते हैं, सिक्रीटरी फेज कहते हैं, जो हमेशा ही 14 डेज़ का होता है। ल्यूटियल फेज, सिक्रीटरी फेज कितने डेज़ का होता है, हमेशा 14 डेज़ का होता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, कॉर्पस लूटियम फॉर्म हो गया। जो ये कॉर्पस लूटियम है वो क्या करेगा, वो प्रोजेस्टेरोन को रिलीज़ करवाएगा। ठीक है, अब क्या है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल तो इंक्रीज़ हो गया, और LH और FSH की वजह से एस्ट्रोजन का लेवल भी इंक्रीज़ हुआ था, जो एक बार थोड़ा सा डाउन चला गया जब LH और FSH का लेवल डिक्रीज़ हुआ। ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या होगा, जब प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ होगा तो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल फिर से इंक्रीज़ करवा देगा। क्या है, अब LH और FSH रिलीज़ हुए थे, एस्ट्रोजन ने जब पॉजिटिव फीडबैक दी थी, उनका लेवल इंक्रीज़ हो गया था। तो अब क्या है, जब ओव्यूलेशन हो जाती है ना, आफ्टर ओव्यूलेशन क्या होता है, LH, FSH और एस्ट्रोजन तीनों का लेवल डिक्रीज़ हो जाता है, लेकिन कॉर्पस लूटियम तो फॉर्म हो गया। अब जो ये कॉर्पस लूटियम है वो क्या है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ करेगा। क्या रिलीज़ करेगा, प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ करेगा। यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं, कॉर्पस लूटियम क्या रिलीज़ करेगा, प्रोजेस्टेरोन। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें, पिट्यूटरी हार्मोन्स का लेवल डिक्रीज़ हो गया। अब कैसे डिक्रीज़ हुआ उसकी बात करते हैं। देखो, जब ओव्यूलेशन होगी, ओव्यूलेशन देखो, फॉलिकल्स ने रिलीज़ करवाया था एस्ट्रोजन। किसने रिलीज़ करवाया था, फॉलिकल्स ने। जब फॉलिकल्स क्या है, अब रप्चर हो गई है ग्राफियन फॉलिकल, जब रप्चर हो जाएगी तो क्या है, जिस फॉलिकल ने एस्ट्रोजन को रिलीज़ करवाया था, अब फॉलिकल ही नहीं है, तो एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। जब एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज़ होगा तो क्या है, LH और FSH को कोई पॉजिटिव फीडबैक नहीं देगा। LH और FSH का
लेवल वैसे ही कम हो जाना था, लेकिन और ज़्यादा कम क्यों हो जाता है? क्योंकि जो ये प्रोजेस्टेरॉन है ना, ये क्या करता है, ये अपने ही साथ का है। क्या प्रोजेस्टेरॉन भी ओवेरियन हार्मोन है, एस्ट्रोजन भी ओवेरियन हार्मोन है, दोनों क्या है, हम कह सकते हैं भाई भाई हैं। तो क्या है, जब इसने देखा प्रोजेस्टेरॉन ने कि मेरा तो जो अमाउंट है, लेवल है, हाई है, लेकिन एस्ट्रोजन का लेवल तो बहुत कम हो गया, तो इसने क्या किया, एस्ट्रोजन के लेवल को इंक्रीज़ करवा दिया, एस्ट्रोजन का रिलीज़ करवाना स्टार्ट हो गया। तो अब क्या है, एस्ट्रोजन भी हाई लेवल हो गया एंड साथ ही साथ क्या है, प्रोजेस्टेरॉन का भी अमाउंट इंक्रीज तो था ही। तो अब जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों का ही लेवल इंक्रीज है, तो पहले देखो अकेला एस्ट्रोजन था तो LH और FSH को पॉजिटिव फीडबैक दे रहा था, लेकिन अब जब LH और FSH पहले ही थोड़ा सा डिक्रीज हो रहे हैं उनका लेवल, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन क्या करते हैं ना, पिट्यूटरी को भी और हाइपोथैलेमस को भी क्या करते हैं, नेगेटिव फीडबैक देते हैं। क्या देते हैं, नेगेटिव फीडबैक। जैसे आपने देखा होगा, दो लोग हैं, मान लो एक बार, दो लोग हैं जो किसी को हेल्प कर रहे हैं इंक्रीज करने में। ये दो लोग कौन है अब, एस्ट्रोजन LH और FSH। ये किसको इंक्रीज करवा रहे हैं, एस्ट्रोजन को। जब तक तो एस्ट्रोजन अकेला है, वो सोचता है कि इन्होंने मेरी हेल्प की है, मैं भी इनकी हेल्प करूँगा। तो एस्ट्रोजन जब अकेला होता है, वो क्या करता है, पॉजिटिव फीडबैक देता है किसको, जो इसे रिलीज़ कर रहा है मीन्स एंटीरियर पिट्यूटरी, जो इसे रिलीज़ करवा रहा है पिट्यूटरी से मीन्स हाइपोथैलेमस। दोनों को क्या है, पॉजिटिव फीडबैक देता है, पॉजिटिव फीडबैक टू पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस। लेकिन पता है क्या हुआ, जब भी ओव्यूलेशन हो गई ना, ओव्यूलेशन के बाद क्या हुआ, एस्ट्रोजन का लेवल तो डिक्रीज हो गया क्योंकि फॉलिकल्स ही कम हो गई। LH और FSH पहले ही बेचारे परेशान हो गए, उनका भी लेवल थोड़ा सा कम होने लग गया, लेकिन इतना ज़्यादा कम नहीं हुआ। अब क्या है, LH और FSH एस्ट्रोजन का लेवल नहीं इंक्रीज़ करवा पाए, क्योंकि LH और FSH की ज़रूरत नहीं है। हाइपोथैलेमस को और पिट्यूटरी को इतना तो पता है ना कि कब LH और FSH रिलीज़ करवाना है, तो उन्होंने रिलीज़ ही नहीं करवाया। LH और FSH एस्ट्रोजन की हेल्प नहीं कर पाया इस टाइम पे इंक्रीज़ होने में। तो अब कौन आया, प्रोजेस्टेरॉन आया, जिसको किसने रिलीज़ किया था, कॉर्पस लूटियम ने। इसको भी तो ग्रेजुअली किसने रिलीज़ करवाया था, LH ने ही करवाया था। LH की वजह से ओव्यूलेशन हुई, ओव्यूलेशन की वजह से ही तो कॉर्पस लूटियम फॉर्म हुआ और प्रोजेस्टेरॉन एट द एंड क्या है, रिलीज़ हुआ। लेकिन प्रोजेस्टेरॉन ने क्या किया, प्रोजेस्टेरॉन ने कहा चलो एस्ट्रोजन तो मेरे साथ ही है, ओवरी का ही हार्मोन है, तो इसका लेवल मैं क्या है, इंक्रीज़ कर देता हूँ, इसकी अमाउंट क्या है, मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो प्रोजेस्टेरॉन ने एस्ट्रोजन का जो अमाउंट है वो तो क्या है, इंक्रीज़ करवा दिया, जो पहले कम हो गया था लेवल, क्योंकि फॉलिकल्स क्या थे, क्योंकि जो फॉलिकल्स थे वो क्या हो गए थे, डिजेनरेट हो गए थे, बल्कि कॉर्पस लूटियम बन गया था। जो फॉलिकल्स थे वो, जब तक फॉलिकल्स थे तो एस्ट्रोजन रिलीज़ हो रहा था, जब कॉर्पस लूटियम फॉर्म हो गया फॉलिकल से तो प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज़ करवाना स्टार्ट कर दिया उसने। एंड जब प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ हुआ, उसने देखा कि एस्ट्रोजन तो मेरे साथ वाला ही है, ओवरी का ही हार्मोन है, तो इसको तो इंक्रीज़ करवाना बनता है, तो इसने एस्ट्रोजन को रिलीज़ करवा दिया। लेकिन दोनों ने मिलके पता है क्या किया, गद्दारी की। कैसे गद्दारी की, इन दोनों ने मिलके LH और FSH को नेगेटिव फीडबैक दी। किसने, जब एस्ट्रोजन का भी लेवल इंक्रीज है, हाई लेवल है, और प्रोजेस्टेरॉन का भी लेवल हाई है, तब इन्होंने LH और FSH मतलब कि पिट्यूटरी के हार्मोन्स को नेगेटिव फीडबैक दी। हाइपोथैलेमस को कहा कि इसको रोक दो, इसको और मत रिलीज़ करवाओ, ठीक है। पिट्यूटरी को भी ऐसे ही कह दिया, तो LH और FSH तो क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं उनका लेवल।
तो आई होप कि आपको सारा जो हार्मोनल कंट्रोल है, हार्मोनल रेगुलेशन है, वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सो एक बार हम एनसीईआरटी को रीड कर लेते हैं। एक चीज़ और रह गई है हमारी, कॉर्पस लूटियम। ठीक है, जो कॉर्पस लूटियम है वो क्या है, एक तो टेम्परेरी ग्लैंड है। ठीक है, जब कॉर्पस लूटियम फॉर्म हो गई, कब हुई फॉर्म, ओव्यूलेशन के बाद, तब तो वो प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ कर रही है। लेकिन जब भी क्या है, मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हुआ, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हुई, तो कब हुई थी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट, जब कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट हुआ। क्योंकि जब कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट होता है वो क्या है, प्रोजेस्टेरोन को डिक्रीज कर देता है। प्रोजेस्टेरोन किस में हेल्प कर रहा था, प्रोजेस्टेरोन हेल्प कर रहा था एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने में। तो जब कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट हो गया तो एंडोमेट्रियम भी मेंटेन नहीं हो पाएगी और एट द एंड क्या होगा, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी। ठीक है, सो अब क्या है, जो कॉर्पस लूटियम है वो एक टेम्परेरी ग्लैंड है। ठीक है, फॉर्म होती है, फिर रप्चर हो जाती है, फॉर्म होती है, देन फिर से रप्चर हो जाती है, दैट इज़ द प्रोसेस। तो एक तो ये टेम्परेरी ग्लैंड है। सेकेंड, इसका काम क्या था, इसका काम था प्रोजेस्टेरोन रिलीज करना। एंड जो ये प्रोजेस्टेरोन रिलीज हुआ, इसने आगे क्या करवाना था, इसने एंडोमेट्रियम को मेंटेन करना था। क्या था, एंडोमेट्रियम मेंटेन। जब ये एंडोमेट्रियम मेंटेन होती है तो क्या है, ब्लीडिंग नहीं होती है। ठीक है, सो नो मेंस्ट्रुएशन। एंड अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती तो क्या होता, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्म होता, जाइगोट ने इम्प्लांट होना था, एम्ब्रियो ने इम्प्लांट होना था। तो हम क्या करते हैं, इस टाइम पे कॉर्पस लूटियम फिर डिजेनरेट नहीं होती, क्योंकि उसे पता है प्रोजेस्टेरोन इज़ अ प्रेगनेंसी हार्मोन। तो प्रेगनेंसी हार्मोन का प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज़्यादा रोल होता है, इसलिए तो वो होप, प्रोजेस्टेरोन रिलीज ही इसलिए होता है क्योंकि उसे होप होती है। यहाँ पे सारा काम होप का ही चल रहा है कि इसको होप है कि प्रेगनेंसी होगी तो प्रोजेस्टेरोन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर तो प्रेगनेंसी नहीं हुई तो कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट हो जाएगा। लेकिन अगर कॉर्पस लूटियम नहीं डीजेनरेट हुआ, कब नहीं होगा, जब प्रेगनेंसी होगी। ठीक है, तो दैट्स वाई क्या है, मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी जब तक एंडोमेट्रियम मेंटेन है। लेकिन अगर कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट कर जाएगा तब क्या है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज एंडोमेट्रियम अब मेंटेन नहीं हो पाएगी। तो क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन। तो कॉर्पस लूटियम का मेनली काम किस में है, जब प्रेगनेंसी होगी फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक है, तो जब प्रेगनेंसी हो रही है तब क्या होता है, कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट नहीं करता है। ठीक है, सबसे पहली बात, मेंस्ट्रुएशन का रीज़न क्या था, मेंस्ट्रुएशन का रीज़न ही ये है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। doesn't occur। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती तब तो मेंस्ट्रुएशन होनी ही नहीं थी। जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तभी तो मेंस्ट्रुएशन हुई। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो ऐसा क्या होता है कि ब्लीडिंग हो, ऐसा ये होता है कि एंडोमेट्रियम जो फॉर्म हुई थी उसने शेड होना होता है। जब तक तो उसे होप थी कॉर्पस लूटियम को कि इम्प्लांटेशन होगी, तब तक तो उसने एंडोमेट्रियम को मेंटेन किया। लेकिन जब उसकी होप टूट गई तब क्या होगा, वो डीजेनरेट कर जाएगा। तो सेकेंड रीज़न क्या है मेंस्ट्रुएशन का, जब कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट करता है ना, तभी क्या है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज होता है एंड एट द एंड क्या है, एंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं होती है। ठीक है, तो दो रीजंस है मेंस्ट्रुएशन के, क्या है, एक तो लैक ऑफ एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, सेकंड क्या है, डीजेनरेशन ऑफ कॉर्पस लूटियम। क्योंकि डीजेनरेशन ऑफ कॉर्पस लूटियम होगी तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग मेंटेन नहीं होगी।
ठीक है, दैट इज़ क्लियर नाउ। अब हम एनसीईआरटी को रीड करते हैं। ठीक है, हमारा सारा टॉपिक अब क्लियर हो गया है। हाँ जी, तो देखो क्या आगे बना है हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स, किस में होता है? फीमेल प्राइमेट्स में, उसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल प्राइमेट्स की एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे कि एप्स, ह्यूमंस, मंकीज एट्सेट्रा। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड द मेनार्क। एंड जब मेंस्ट्रुएशन परमानेंटली सीज हो जाती है क्योंकि ओव्यूलेशन नहीं होती, oogenesis नहीं हो रहा होता, तो क्या है? उसे हम कहते हैं मेनोपोज। क्या कहते हैं? मेनोपोज। ठीक है, इन ह्यूमन फीमेल्स menstruation is repeated at an average interval of about 28 to 29 days, and the cycle of events starting from one menstruation till the next one is called the menstrual cycle. मतलब जब पहली बार menstruation हुई, उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम menstruation हुई, मीन्स ऑलमोस्ट 1 मंथ का टाइम होता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो वन ओवम इज रिलीज्ड, दैट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन ड्यूरिंग द मिडल ऑफ साइकिल। कब रिलीज होता है? ड्यूरिंग द मिडल ऑफ साइकिल। द मेजर इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन फिगर 2.9। ठीक है, इसको हम फिगर को हम एक बार बाद में डिस्कस करते हैं। The cycle starts with the menstrual phase when menstrual flow occurs and it lasts for 3 to 5 days. 7 days भी हो सकते हैं, तो 3 to 7 days कहना is better. ठीक है, the menstrual flow results due to the breakdown of endometrium lining of the uterus and its blood vessels, which forms the liquid that comes out through vagina. Menstruation only occurs if the released ovum is not fertilized. लेकिन यहाँ पे अब ओवम की जगह पे सेकेंडरी oocyte लिखना चाहिए था कि जो सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ था वो क्या है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन ना हो। ठीक है, द menstruation only occurs if the released ovum is not fertilized. ठीक है, menstruation हमें पता है तभी होगी, अभी मैंने आपको बताया अभी, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। एंड जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो कॉर्पस लूटियम क्या है? डिजेनरेट हो जाएगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो रही है तो कॉर्पस लूटियम डिजेनरेट नहीं करेगा, क्योंकि उसके वो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रहा है, एंड प्रोजेस्टेरॉन की हमें नीड होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, एंड एंडोमेट्रियम लाइनिंग भी फिर मेंटेन रहती है। ओके, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। हाउएवर, it may also be due to some other underlying causes like stress, poor health, etc. The menstrual phase is followed by the follicular phase. During this phase, the primary follicles in the ovary grow to become fully mature graphene follicles. तो हमें क्या बताया है? During this phase, किस phase? Follicular phase. द प्राइमरी फॉलिकल्स इन द ओवरी, मतलब प्राइमरी फॉलिकल्स कब बन गई हैं? मेंस्ट्रुअल फेज में बन गई हैं। अब फॉलिकुलर फेज में, जिसे हम और क्या नाम देते हैं? प्रोलिफरेट फेज कहते हैं, उसमें क्या है? प्राइमरी फॉलिकल से फुली मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स बनेंगी। एंड साथ ही साथ एंडोमेट्रियम क्या है? रीजनरेट करता है थ्रू प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन का मतलब क्या है? स्प्रेड होना, थिकनेस का इंक्रीज होना। These changes in the ovary and uterus are introduced by the changes in the levels of pituitary and ovarian hormones. तो इन हॉर्मोन्स की वजह से ही क्या है, ये सारे चेंजेस आ रहे हैं ओवरी में भी और यूट्रस में भी। ओवरी में क्या चेंजेस आने थे? फॉलिकल्स का फॉर्म होना। फॉलिकल्स का फॉर्म किसने करवाया? FSH ने। ओव्यूलेशन होनी थी ओवरी से, वो किसने करवाई? LH ने। ठीक है, देन ओवरी के हॉर्मोन्स ने भी हेल्प किया, जैसे कि एस्ट्रोजन ने पहले पॉजिटिव फीडबैक दी, लेकिन जब प्रोजेस्टेरॉन साथ में आ गया, प्रोजेस्टेरॉन ने एंडोमेट्रियम को तो मेंटेन कर लिया, लेकिन LH और FSH को क्या है? नेगेटिव फीडबैक दे दी। तो ये सारे काम क्या हो, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं सारे क्या हैं? हॉर्मोन्स के कंट्रोल में हो रहे हैं, हॉर्मोन्स की रेगुलेशन में हो रहे हैं।
अगर हॉर्मोन्स का लेवल सही तरीके से रेगुलेटेड ना हो तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी क्या है, सेम नहीं रहता, हर बार क्या है, चेंज आता रहता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ में वेरिएशंस आती रहती हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो सिक्रीशन of gonadotrophins LH and FSH increases gradually during the follicular phase and stimulates follicular development। तो यहाँ पे हमें दोनों की बात की हुई है कि दोनों मिलके follicular development करवाते हैं, लेकिन मेनली कौन करवाएगा, FSH, as well as the secretion of estrogen by the growing follicles। एस्ट्रोजन कौन रिलीज करता है, ग्रोइंग फॉलिकल्स रिलीज करते हैं, लेकिन फॉलिकल्स को ग्रो कौन करवा रहा है, LH एंड FSH। सो इनडायरेक्टली वो एस्ट्रोजन को भी रिलीज करवाने में हेल्प कर रही है और प्रोजेस्टेरोन में भी हेल्प कर रही है, बिकॉज कॉर्पस लूटियम तभी फॉर्म होगा जब ओव्यूलेशन होगी, एंड ओव्यूलेशन कौन करवा रहा है, LH। ठीक है, बोथ LH एंड FSH attain a peak level in the middle of cycle about 14th day। Rapid secretion of LH leading to the maximum level during the middle cycle called LH surge induces the rupture of Graafian follicle and thereby the release of ovum which is called ovulation। तो LH surge की वजह से क्या है, Graafian follicle rupture होती है and at the end क्या है, ovulation होती है। The ovulatory phase is followed by the luteal phase during which the remaining parts of the Graafian follicle ट्रांसफॉर्म एज कॉर्पस लूटियम। ठीक है, तो अब कॉर्पस लूटियम फॉर्म हो गया। कॉर्पस लूटियम क्या करेगा, तो कॉर्पस लूटियम secretes large amounts of progesterone which is essential for maintenance of endometrium। Such an endometrium is necessary for implantation of the fertilized ovum। ठीक है, तो क्यों मेंटेन कर रहा है वो एंडोमेट्रियम को, क्योंकि उसे होप है कि इम्प्लांटेशन होगी। ठीक है, एंड ऐसी एंडोमेट्रियम जो मेंटेन कर रहे हैं, थिक है ना, प्रोलिफरेट हो गई है, पूरा स्प्रेड हो गई है यूट्रस के थ्रू आउट, वो क्या है, इम्प्लांटेशन में हेल्प करती है और प्रेगनेंसी के दूसरे इवेंट्स में भी हेल्प करती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज़ नो मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, बिकॉज ओव्यूलेशन नहीं होगी, oogenesis नहीं होगा, एट द एंड ओव्यूलेशन भी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे पहले ही कॉर्पस लूटियम प्रेजेंट है जो एक प्रेगनेंसी हार्मोन है। LH और FSH का लेवल वो क्या है, डिक्रीज कर देता है। जब LH और FSH का लेवल डिक्रीज हो गया तो ओव्यूलेशन कौन करवाएगा, कोई भी नहीं करवा सकता। ठीक है, सो दैट्स वाई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल द इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल stop and there is no menstruation। In the absence of fertilization, the corpus luteum degenerates। This causes disintegration of the endometrium leading to menstruation, marking a new cycle। In human beings, menstrual cycle ceases around 50 years of age, that is termed as menopause। Cyclic menstruation is an indicator of normal reproductive phase and extends between menarche and menopause। तो जो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन है, मतलब ऑलमोस्ट अगर साइकिल की लेंथ ज़्यादा वेरी नहीं कर रही है, 1-2 दिन वेरी कर सकती है अप डाउन, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर वेरी नहीं कर रही है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज। साथ ही साथ ये हमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बताया हुआ है NCERT में, सो इसे रीड करते हैं। Maintenance of hygiene and sanitation during menstruation is very important। Take bath and clean yourself regularly। जैसे एक मिथ होती है कि menstruation के टाइम पे बात नहीं करना है, तो that is a myth, बल्कि हमें बात करना चाहिए because it is a hygiene method। Use sanitary napkins or clean homemade pads। Change sanitary napkins or homemade pads after every 4 to 5 hours as per the requirement। ठीक है, dispose of the used sanitary napkins properly wrapping it with a used paper। ठीक है, तो पेपर से रैप करके हमेशा सैनिटरी नैपकिन को थ्रो करना चाहिए। और जो भी दूसरे सैनिटरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि टैम्पॉन्स, इनको भी क्या है, रैप करके ही थ्रो करना चाहिए। ठीक है, डू नॉट थ्रो द यूज्ड नैपकिन्स इन द ड्रेन पाइप्स ऑफ टॉयलेट्स और इन द ओपन एरिया। आफ्टर हैंडलिंग द नैपकिन वॉश हैंड्स विद सोप।
ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, हाइजीन के टिप्स हैं, ये हमें वैसे भी फॉलो करने चाहिए, लेकिन मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे तो ज़रूर फॉलो करने चाहिए, ठीक है। देन देखो, हाँ जी, अब हम इस फिगर की बात कर लेते हैं। इसमें हमें क्या बताया हुआ है, देखो ओवुलेशन कब हो रही है, 14th डे पे हो रही है। कब शो की गई है, 14th डे पे हमें ओवुलेशन शो की गई है, जब क्या है, LH का लेवल सबसे ज़्यादा है, LH का लेवल कंपैरेटिवली ज़्यादा है, और जो FSH है उसका भी लेवल सबसे ज़्यादा है। मतलब LH और FSH को उसका अपने आप से कंपेयर कर रहे हैं कि पूरे साइकिल के थ्रू आउट LH का लेवल इतना ज़्यादा नहीं इंक्रीज़ हुआ जो ओवुलेशन के टाइम पे हुआ, FSH का भी बिल्कुल सेम ही था, ठीक है। सो ओवुलेशन के टाइम पे LH और FSH दोनों क्या हैं, पीक लेवल अटेन कर लेते हैं। सेकेंडली, अगर हम ओवरी के इवेंट्स की बात करें तो इस सेकेंड फेज़ में, फॉलिकुलर फेज़ में, जिसे हम और क्या कहते हैं, प्रोलिफरेट फेज़, इसमें फॉलिकल्स क्या हैं, डेवलप हो रही हैं, ठीक है। एंड एंडोमेट्रियम क्या हो रहा है, थिक हो रहा है। इसमें आपको ब्लड वेसल्स भी दिख रही हैं ना, तो यही ब्लड वेसल्स क्या हैं, ब्रेक होती हैं। देन इसके बाद आप देख सकते हो जो ये आपको होल लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, एम्प्टी स्पेसेस, ये क्या है, ग्लैंडुलर सेक्रेशंस को रिलीज़ करने में हेल्प करती हैं। जितना ज़्यादा ये जिगजैग होगा उतना ही ज़्यादा ये बेटर होता है ग्लैंडुलर सेक्रेशंस के लिए, ठीक है। सो दैट्स वाई इसके बाद क्या आ गया, ल्यूटियल फेज़ आ गया 14th डे के बाद। तो ल्यूटियल फेज़ को और क्या कहते हैं, सेक्रीटरी फेज़, क्योंकि जो कॉर्पस लूटियम है वो क्या रिलीज़ कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन। साथ ही साथ एंडोमेट्रियम भी क्या है, ग्लैंडुलर टिश्यू है, ग्लैंडुलर एक्टिविटी शो करता है, तो वो भी कुछ सिक्रीशंस सिक्रीट करता है, ठीक है। अब आप अगर एस्ट्रोजन का लेवल देखो, जब LH और FSH का लेवल इंक्रीज़ हुआ, एस्ट्रोजन का लेवल भी इंक्रीज़ हुआ, लेकिन जब फॉलिकल्स क्या हैं, डीजनरेट कर गई, या आप कह सकते हो कॉर्पस लूटियम फॉर्म हो गया, अब फॉलिकल्स नहीं प्रेजेंट है, तब क्या है, एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज़ हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन कॉर्पस लूटियम ने क्या किया, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज़ कर दिया। जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज़ हुआ, उसने एस्ट्रोजन का लेवल खुद ब खुद इंक्रीज़ कर दिया, और LH और FSH को क्या है, नेगेटिव फीडबैक दी। इसीलिए क्या है, यहाँ पे LH और FSH का लेवल कम हो गया है, ठीक है। बिकॉज LH और FSH की ज़रूरत ही हमें ओवुलेशन के टाइम पे होती है, या फिर जब फॉलिकल से डेवलप हो रही होती हैं उस टाइम पे होती है। एंड अगर हम यूट्रस के इवेंट्स देखें तो एंडोमेट्रियम अब क्या है, पूरा थिक हो गया है, मेंटेन्ड है। अगर तो फर्टिलाइजेशन हुई होती तो यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो जानी थी, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। सो जब कॉर्पस लूटियम डीजनरेट करेगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाएगा, यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज़ हो गया ना, तो एस्ट्रोजन का लेवल भी डिक्रीज़ हो जाएगा, तो क्या है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगी। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्या है, क्लियर हो गई हैं, ये पूरा फिगर आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। एंड एक और चीज़, अगर आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाए तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, देखो LH और FSH को अगर आप कंपेयर करो तो LH का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है एज़ कम्पेयर टू FSH। दोनों अपने अपने पीक लेवल पे हैं, लेकिन अगर दोनों को कंपेयर करें तो LH ज़्यादा है FSH से, ठीक है। तो आप आइडेंटिफाई आराम से कर सकते हो। और अगर आपको प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन में आइडेंटिफाई करने में आ जाए तो क्या है, एस्ट्रोजन जो है वो 2 टाइम पीक अटेन करता है। यहाँ पे देखो आप, दो बार पीक लेवल अटेन हुआ है, ठीक है। एक बार तो LH और FSH की वजह से, दूसरी बार प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। लेकिन देखो, पहले प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज़ होगा तभी तो एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज़ होगा ना, तो ये भी आप चीज़ देख सकते हो, ठीक है। एंड प्रोजेस्टेरॉन का एक ही पीक बनती है, एस्ट्रोजन की 2 पीक्स बनती हैं। LH और FSH में से LH की पीक ज़्यादा बड़ी होती है। तो आई होप अब आपको सारी चीज़ें क्या हैं, क्लियर हो गई हैं। जो टॉपिक हार्मोनल रेगुलेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ये सारी फेजेस, यूट्रस के इवेंट्स, ओवरी के इवेंट्स, ओवेरियन हार्मोन्स, पिट्यूटरी के हार्मोन्स, ये सारी चीज़ें जो सबको कंफ्यूजिंग लगती हैं वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हैं। सो
Don't forget to like, share, and subscribe. And till then, stay tuned.